नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का जो कह सकते हैं आप नामांकन की जो डेट है वो अब केवल 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में अब जो बड़ी खबर हिमाचल दस्तक के पास है वो ये है कि राज्यसभा जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से ही उतारने वाली है। यानी अब जो खेला की संभावना है, पहले चर्चाएं थी कि क्या भाजपा भी उम्मीदवार उतारेगी, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। आपको पूरी खबर बताएंगे कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर दिल्ली में बीते कल जो है वो मोहर लगी है और मंथन हुआ है, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा सीबीएसई को लेकर एक बड़ी खबर हमारे पास है। सीबीएसई का जो मामला है वो अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जो सरकारी स्कूल हैं जो सीबीएसई में तब्दील हुए हैं, जिनको सीबीएसई में बनाया गया है, लेकिन इस बीच अब जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, उन्होंने मोर्चा खोला है। क्या पूरी खबर आपको वो भी बताएंगे। एक इसी में एक और जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो शिक्षक हैं, काफी ऐसे शिक्षक, हजारों शिक्षकों ने जो है वो जो एक विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लेक्चरर्स हैं और भी जो है वो कई कैटेगरीज हैं शिक्षकों की, वो विरोध कर रही है कि जो एग्जाम है वो टीचर्स का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच हिमाचल दस्तक के पास आज आंकड़े आए हैं कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक जो है आवेदन किया है सीबीएसई स्कूलों में जो है वो टीचर्स बनने के लिए वहां पर, क्योंकि एग्जाम होना है, स्वाभाविक है जो टॉप करेगा उसको मनपसंद का स्कूल मिलेगा। बहुत सारी खबरें हैं, चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। आज देर शाम तक हिमाचल के राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस हाईकमान जो लिस्ट है वो जारी कर सकता है। हिमाचल दस्तक के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा उम्मीदवार हिमाचल से ही होगा। सीएम सुक्खू की बात बीते कल हाईकमान ने जो है वो मान ली है। कांग्रेस कोई भी रिस्क अब नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अब जब हिमाचल से ही कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो ऐसे में भाजपा अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी, अभी तक की स्थिति है। हालांकि 5 मार्च तक भाजपा के पास भी समय रहेगा। अगले 2 दिन में ही प्रत्याशी अपना नामांकन भर पाएंगे। 2 ही दिन है कांग्रेस के पास भी, भाजपा के पास भी। लेकिन जो एक सबसे बड़ा नाम अभी सामने आ रहा है वो आनंद शर्मा का है। कांग्रेस आनंद शर्मा के नाम पर काफी देर चर्चा हुई है दिल्ली में, क्योंकि धरती पुत्र भी है, शिमला से ही ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनके नाम की चर्चा सबसे अधिक है। आनंद शर्मा सबसे बड़ा नाम है जिसके नाम पर दिल्ली में चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये इनके पास एक बड़ा राजनीतिक अनुभव भी है, ये पूर्व की यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो आनंद शर्मा एक बड़ा नाम है जिनके नाम पर काफी देर तक चर्चा हुई है। दूसरा बड़ा नाम जिसके नाम पर दिल्ली में चर्चा हुई है वो प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा सिंह के नाम पर भी दिल्ली में चर्चा हुई है, ये दूसरा बड़ा नाम है। और तीसरा नाम हमने आपको कल बता दिया था, धनीराम शांडिल भी जो है वो अपने ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें भेज दे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो मंत्री धनीराम शांडिल का नाम भी सबसे अधिक चर्चा में है। तो 3 ऐसे नाम जो हमने आपको बताए, धनीराम शांडिल, प्रतिभा सिंह और आनंद शर्मा, सबसे ऊपर यही नाम है जिनके नाम पर सबसे अधिक चर्चा हुई है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसे नामों पर भी जो है वो वहां पर कहा कि कोई यूथ के नाम भी दीजिए। तो यूथ में हमने बता दिया आपको कि यूथ में एक तो गोकुल बुटेल है, हालांकि नेगी निगम भंडारी का नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है आज, अगर देखें आप इसमें। तो इसके अलावा जो है वो सुनील बिट्टू, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है जी, सीएम के जो है वो राजनीतिक सलाहकार, इनके नाम पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा जो सीएम के कह सकते हैं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। और आशा कुमारी, ये ऐसे मुख्य नाम हैं जिनके नाम पर चर्चा हुई है। लेकिन 3 बड़े नाम जो हमने आपको बताए सबसे पहले, उन्हीं नामों पर सबसे अधिक जो है वो गहन विचार विमर्श किया गया है। और उसके बाद जो विनय कुमार हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो वापसी लौट आए थे। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी फिर आज वापसी लौट आए हैं। अब हाईकमान ने तय करना है कि किसको चेहरा बनाना है। लेकिन ये तय है कि अब गोकुल बुटेल का नाम हमने बता दिया है, देर शाम तक जो है वो नामों पर मोहर लग जाएगी। आज ही जो है वो आ सकता है जी फाइनल लिस्ट वहां से दिल्ली से। और हमने जो नाम है, जो युवा नाम है वो मैंने बता दिया। हालांकि राहुल गांधी क्योंकि यूथ को जरा प्रीफर करते हैं कि यूथ के नाम भी बताइए, तो यूथ के नाम पर भी चर्चा वहां पर हुई राहुल जो है वो दिल्ली में, और नाम अब दे दिए गए हैं। और अब किसी भी वक्त जो है वो जो उम्मीदवार है कांग्रेस, वो अब मैदान में उतारेगी, क्योंकि अब जो है समय रह गया। और 5 तारीख को फिर जो है वो कांग्रेस ने जो विधायक दल की बैठक है वो भी बुला ली है। और ये जरूर है कि पवन खेड़ा के नाम पर चर्चा हुई थी, ये बहुत करीबी है राहुल गांधी और गांधी परिवार के। रजनी पाटिल, ये दोनों फिलहाल इनके नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची से अब बाहर हैं, यानी ये अब प्रत्याशी नहीं होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही जो है वो कैंडिडेट को उतारा जाएगा। आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह और धनीराम शांडिल सबसे अधिक जो चर्चा में नाम है हमने बता दिए हैं। धनीराम शांडिल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने खुद जो है वो दावेदारी जताई है अपनी, और ये खुद भी चाह रहे हैं कि ये दिल्ली जाएं। और ऐसे में जो उनका बेटे हैं, जो अभी तक सूचना हमारे पास है, अगर उनको जो है वो अब उतारा जा सकता है कैंडिडेट के तौर पर सोलन
से। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अगर मंत्री जो है वो जाते हैं तो स्वाभाविक है फिर यहाँ उपचुनाव भी होगा। दूसरा जो है वो फिर एक चीज़ तो ये होगी कि मंत्री पद खाली होने से संजय रतन जो कहीं ना कहीं अभी तक जो सूचना हमारे पास है, क्योंकि एक मंत्री का पद खाली है तो उसमें तो सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनेंगे, अगर एक मंत्री ड्रॉप हो जाता है तो फिर संजय रतन का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। और जो कह सकते हैं आप आशीष बुटेल है वो फिर डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं, जो अभी तक के समय कर रहे हैं। लेकिन बात वही, अगर आनंद शर्मा जाते हैं तो फिर मंत्री पद में, क्योंकि मंत्री फिर ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आनंद शर्मा का नाम सबसे अधिक चर्चा में है और प्रतिभा सिंह, ये ऐसे नाम है, और आशा कुमारी और धनीराम शांडिल, ये देर शाम के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो आज दिल्ली से वापसी लौटे। सीएम दिल्ली से लौटते ही सीधा जो है वो सचिवालय गए और सीएम अभी भी सचिवालय में जो है वो फाइलें निपटा रहे हैं। तो सीएम जरूरी जो फाइलें हैं वो निपटा रहे हैं, और कल होली है और परसों जो है वो फिर नामांकन होना है, और उसी दिन जो है वो कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग भी है। पूरे खबर बताते हैं आपको। प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है ये 5 मार्च को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। यह बैठक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रूलिंग लॉज शिमला में होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर 5 मार्च को विधानसभा में विधायक दल की बैठक रखी गई है, और राज्यसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को 3 बजे तक जो नामांकन है वो भरने का समय है, और राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करेगा। ये आज मंत्री ने भी कहा, उम्मीद है, मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि आज शाम तक उम्मीदवार तय हो जाएगा। इसको लेकर जो है वो सीएम और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार है, हमने पहले ही कह दिया, उन्होंने अपना जो फीडबैक है वो दिल्ली में बीते कल दे दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था। जो राज्यसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो चीजें घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और हिमाचल में वोट की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, और उन्होंने उस समय किया था, भाजपा ने किया था, उन्होंने आरोप लगाए हैं। और उसका जो खामियाजा है वो भी उन लोगों को भुगतना पड़ा जो हमारी पार्टी में पहले थे लेकिन वहां गए, उसके बाद उन्होंने वहां पर क्रॉस वोट किया, उसके बाद जनता ने उनके घर बिठा दिया, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। बजट सत्र को लेकर आज जो बड़ी अपडेट हमारे पास है, 18 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, और 20 मार्च को जो है वो सीएम सुक्खू अपना बजट पेश करेंगे, और 21, 22, 23 तारीख को बजट पर जो है चर्चा होगी, और 27 और 28 तारीख को कट मोशन लाया जाएगा, और सूचना है कि 30 मार्च से पहले बजट पास किया जाएगा, और बजट सत्र को लेकर जल्द ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। तो ये तय है कि 20 तारीख को सीएम सुक्खू जो 2026 तारीख का जो बजट कह सकते हैं वित्तीय वर्ष है, इसका बजट जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा मिडल ईस्ट में फंसे हिमाचल के लोगों को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मिडल ईस्ट में जारी मौजूदा हालात के बीच हिमाचल के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं, और राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रदेश सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति कितने समय तक चलेगी इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक किसी भी हिमाचली के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मिडल ईस्ट में रह रहे अधिकतर लोग अपने परिवारों के संपर्क में हैं और सुरक्षित हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार फीडबैक जुटा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि प्रदेश के कितने लोग प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। हालांकि अभी स्टिक जो आंकड़ा है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कई परिवारों ने राज्य सरकार से संपर्क किया है, जिन्हें आश्वस्त किया गया है कि स्थिति नियंत्रण में है, जैसे हालात सामान्य होंगे अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो बहाल होगी, और जो भी वहां पर फिर व्यक्ति होंगे भारत जो लौटना चाहेंगे उनके लिए उनको भारत जो है वो लाया जाएगा। तो जिस प्रकार से देखिए आप इजराइल, ईरान, अमेरिका और भी कई कंट्रीज जिनके बीच युद्ध छिड़ा है, तो ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश से भी बाहरी देशों में जो है वो कार्य करते हैं, कोई स्टडी कर रहा है। तो ऐसे में अब जो फीडबैक है लगातार प्रदेश सरकार ले रही है, और जो यहाँ पर पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं कुछ सरकार के नुमाइंदों को, उन्होंने कहा है कि जैसे ही जो है वो सामान्य होता है तो जो काफ़ी सारी जो उड़ानें हैं वो भी रद्द हुई है। तो ऐसे में सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो भी जो है वो लगातार जो होम मिनिस्ट्री है उसके संपर्क में है, और ऐसे में जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होती है तो जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने गए हैं या फिर वहाँ रह रहे हैं किसी जॉब के सिलसिले में, उनको सही सलामत वापसी लाया जाएगा। कोई भी हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर के। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों में होड़ मच गई है। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पेपर आयोजित करवाने जा रहा है। आपको मैंने पहले खबर बताई है, ये एचपी बोर्ड एग्जाम ले रहा है। इसको लेकर अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है, ये बड़ी अपडेट है जी, 9347 अध्यापकों ने आवेदन किया है।
सीबीएसई स्कूलों में 27 विभिन्न पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो टीचर इन एग्जाम में पास होंगे उन्हें ही सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर किसी भी अध्यापक पर दबाव नहीं बनाया है। सभी शिक्षक अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं और अभी तक सबसे अधिक जो आवेदन आए हैं वो जेबीटी में हैं। जेबीटी के लगभग 1400 से अधिक जो टीचर्स हैं उन्होंने पेपर के लिए आवेदन किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिन टीचरों ने अभी तक एग्जाम के लिए फीस जमा करवा दी है उनकी संख्या लगभग 7090 है, जबकि उन्होंने अभी तक शुल्क जमा जो और भी है और जिन्होंने शुल्क जमा नहीं करवाया है 2257 वो लोग भी हैं, लेकिन ये भी जमा करवा देंगे। प्रधानाचार्य की अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें सब भी, क्योंकि जब सीबीएसई स्कूल बनेंगे तो उसका प्रमुख तो प्रिंसिपल होने हैं, तो प्रिंसिपल ने बड़े स्तर पर जो है वो आवेदन किए हैं। प्रधानाचार्य भी सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल बनने के लिए इच्छुक हैं। यही वजह है कि अभी तक 309 प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि जो भी प्रिंसिपल अध्यापक एग्जाम में टॉप पर आएगा उसे अपनी मनपसंद के स्कूल में जाने के लिए विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर होंगे उन्हें बचे हुए विकल्प मिलेंगे। इसी तरह अंत तक यह सिलसिला जारी रहेगा। तो एक तय है जी, जो भी टीचर टॉप करेगा वो भी अपने मनपसंद के स्कूल में जाएगा। काफी लंबे समय तक उसकी ट्रांसफर नहीं होगी, ये भी तय है। और सरकार का ये मानना है कि बहुत सारे हजारों की संख्या में शिक्षक हैं, तो ये जो एग्जाम रखा गया है सरकार चाह रही है कि जो एग्जाम में टॉप करेगा उसको मनपसंद का स्कूल भी मिलेगा और अच्छे से जो अच्छी पढ़ाई है वहां पर हो सके। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है, प्रदेश के सीबीएसई संबंधित जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य जो परीक्षा करवाने का सरकार का फैसले को अब जो है वो हाईकोर्ट में जो है चुनौती दी गई है। ये बड़ा विवाद है जी। इस मामले में हिमाचल प्रदेश जॉइंट टीचर्स फ्रंट ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दायर की है और याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत सीबीएसई पैटर्न वाले जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों को टेस्ट पास करना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले का विरोध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के जो प्रधानाचार्य हैं और जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले से कार्यरत अध्यापकों से परीक्षा लेना अनुचित है और इससे उनकी सेवा शर्तों पर असर पड़ेगा। जॉइंट टीचर्स फ्रंट जिन्होंने ये याचिका डाली है हाईकोर्ट में, उनका तर्क है कि शिक्षक नियमित चयन प्रक्रिया से नियुक्त किए गए हैं और वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए अलग से परीक्षा देना नियमों के विरुद्ध है और उधर सरकार ने सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शिक्षकों की स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयन की योजना बनाई है। इसके तहत जो योग्य शिक्षक हैं उनको ही जो है वो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने का जो मौका है वो दिया जाएगा, उनको तैनात किया जाएगा। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों की जरूरत है, न कि परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को छांटने की। तो ये आरोप लगाए हैं शिक्षकों ने। अब खबर क्या है, एक जो जॉइंट फ्रंट है शिक्षकों का ही, ये तो चला गया है हाईकोर्ट और यहाँ पर क्या हुआ है कि हाईकोर्ट में अब सरकार से जवाब मांगा गया है। ये हो गया, इसमें एडवोकेट जनरल थे और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है वो सरकार की तरफ से पेश हुए हैं और इनको अब सरकार को चला गया है कि आप जो है जवाब दीजिए। लेकिन इसमें जो हमने खबर बताई इससे पहले आपको, वो ये खबर थी कि 9000 से अधिक जो शिक्षक हैं उन्होंने एग्जाम देने की हामी भर दी है और 7000 से अधिक जो शिक्षक हैं उन्होंने फीस भी दे दी है और एचपी बोस इनका एग्जाम करवाएगा। तो इसमें भी अब दो धड़े कहीं ना कहीं हो गए हैं। एक धड़ा शायद ये चाह रहा है कि एग्जाम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि अभी जो है वो इस पर एग्जाम नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर जो है वो चुनौती है। शिक्षक जो शिक्षक आए हैं वो सारे जो है वो कॉम्पिटिटिव जो जितने भी जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से हो, हालांकि राज्य चयन आयोग अभी जो नई भर्तियां उसके माध्यम से होगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या फिर जो पुराना कह सकते हैं आप लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है मैक्सिमम बड़े कह सकते हैं जो एग्जाम होते हैं लेक्चरर्स के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर है जी, प्रदेश में बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से महंगी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार विद्युत नियामक आयोग को जो प्रस्ताव बिजली बोर्ड की तरफ से आया है और पिछले कल तकनीकी कमेटी के साथ जो चर्चा हुई है उसमें साफ हो गया है कि आम उपभोक्ता पर कम से कम 1 रुपये प्रति यूनिट का जो अधिक प्रभाव है वो पड़ने वाला है। अब इसमें सरकार ने, हालांकि आखिरी फैसला सरकार ने लेना है, हालांकि इस मामले में भी सरकार से भी चर्चा की जाएगी और जो सुझाव सामने आ रहे हैं उस पर यदि सरकार मानती है तो
बिजली की दरें एक समान रह सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ताओं पर मार पड़ेगी। यानी सरकार अगर चाहेगी तो देखिए, एक आवेदन तो कर दिया उन्होंने कि 1 रुपये बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पहले ही जो है उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, घाटे में ही चल रहा है काम। तो जानने योग्य है कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सतलुज जल विद्युत निगम और जो NHPC और जो NTPC से मिलने वाली रॉयल्टी की बिजली को बोर्ड से वापस ले लिया है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। पहले सरकार की रॉयल्टी वाली बिजली सीधे जो है बिजली बोर्ड के पास जाती थी और बिजली बोर्ड इस बिजली का इस्तेमाल करता था। वर्तमान में उसके पास यह 12,774 मिलियन यूनिट सालाना बिजली अब नहीं रही है, क्योंकि यह बिजली सरकार अपने स्तर पर बेच रही है, जिसने आगे एजेंसियां रखी है। बिजली बोर्ड के पास यह बिजली आती थी तो वह इसे इस्तेमाल करता था और यहाँ पर बिजली की ज़रूरत को जो है पूरा किया जाता था और उसमें आसानी भी होती थी। मगर अब बिजली बोर्ड को इतनी ही मात्रा में बिजली ओपन मार्केट से खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार के पास जो रॉयल्टी की बिजली आ रही है वो सरकार खुद बेच रही है। इससे पहले निजी जो परियोजनाओं से आने वाली जो रॉयल्टी की बिजली है वो सरकार बेच रही थी और सार्वजनिक उपक्रमों की बिजली बोर्ड को दी जा रही थी। अब क्योंकि नए साल का बिजली टैरिफ बनाया जा रहा है तो बिजली बोर्ड ने उतना ही ज़्यादा जो बढ़ाकर प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने नियामक आयोग से अगले वित्त वर्ष में 8593 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जो कि पिछले साल से कहीं ज्यादा है। इसमें वार्षिक आधार पर 6.77 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसा होता है तो हिमाचल प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता है उन पर 1 रुपये प्रति यूनिट का जो दर से जो है बिजली महंगी होने का प्रस्ताव है और लगभग ये तय ही माना जा रहा है। और पिछले कल जो विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों से बैठक की और उनके द्वारा जो प्रस्तावित जो टैरिफ है उस पर चर्चा की गई, 1 to 1 बात की गई और जाना गया कि आखिर बढ़ा हुआ टैरिफ प्रस्ताव किस वजह से दिया गया है। नियामक आयोग ने इसके साथ अपना जो काम पूरा कर दिया है और जल्दी ही वो नई बिजली दरें तय कर देगा, मगर पहले मामला सरकार के पास भी ध्यान में लाया जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इसको क्या करती है। लेकिन ये प्रस्ताव है कि कम से कम 1 रुपये प्रति यूनिट जो बिजली है वो महंगी हो सकती है, लेकिन अगर सरकार उसको ना करना चाहे तो सरकार के पास अधिकार है। लेकिन जो प्रस्ताव आया है हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं पंचायतों की। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक और जो न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। जो पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत स्तर पर किसी भी न्यायिक मामले की सुनवाई नहीं होगी। क्लियर है जी, पंचायत में नहीं होगी सुनवाई अब न्यायिक मामले की। ऐसे सभी प्रकरण संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के पास ही भेजे जाएंगे। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त जो निदेशक हैं उनकी ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 1 फरवरी से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सभी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही पंचायत न्यायालयों के माध्यम से होने वाली सुनवाई की व्यवस्था स्वतः खत्म हो गई है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि खंड विकास अधिकारी यानी BDO और जो पंचायत सेक्रेटरी है उनको न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। उनकी जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रहेगी और नई व्यवस्था के तहत न्यायिक जो प्रकृति के मामलों को संबंधित सक्षम न्यायालय या मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य होगा। यानी उनके पास जो काम है वो दे जरूर रखा है, लेकिन जो न्यायिक मामले हैं वो नहीं निपटाएंगे। अब खबर क्या है कि राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई तहसीलदार स्तर पर की जाएगी, जबकि जो फौजदारी, दीवानी एवं जो अन्य मसले हैं उनके निपटारे के लिए आवेदकों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इस बीच पंचायत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आम लोगों की जो कार्यवाही है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र, निवास सत्यापन और अन्य जो आवश्यक रिपोर्ट है ग्राम पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर BDO और जो पंचायत सेक्रेटरी है इनकी ओर से जो गठित समितियाँ हैं वो पहले से जो चला हुआ है वो चलता रहेगा जी। स्पष्ट है खबर। जो आपको अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जो है वो IRDP का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचायत स्तर पर दी जाती है वो तो दी जाएगी, लेकिन न्यायिक मामलों की जो है वो ये नहीं देखेंगे। न्यायिक मामले तो कोर्ट मजिस्ट्रेट ही देखेंगे जी, और इसमें हमने बता दिया है कौन देखेंगे आपको। इसके अलावा आज शिमला में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, यदि 31 मार्च तक उनके पूरे एरियर का भुगतान नहीं होता है तो पेंशन जो है वो जो पेंशनर हैं वो टकराव की रणनीति को जो है वो आगामी समय में जमीनी स्तर पर दिखाएंगे, यानी टकराव करेंगे सरकार से। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव जो चेतराम शर्मा इनका नाम है, उन्होंने सदस्यों को फोरम की हालिया गतिविधियों से अवगत करवाया और प्रबंधन वर्ग पर आरोप लगाया कि वह पेंशनरों की वास्तविक एवं जो न्यायोचित मांगों की जो न्यायोचित उनकी मांगे हैं उसको लगातार अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 50% एरियर
और इसके अलावा संशोधित ग्रेच्युटी, लिव इनकैशमेंट, बकाया पेंशन तथा संशोधित वेतनमान के अंतर्गत देय राशि का भुगतान पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कई पेंशनर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और लेकिन उन्हें अपना ही अर्जित धन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सभी सदस्यों ने 5 मार्च को हमीरपुर में प्रस्तावित विरोध रैली जो स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में की जा रही है उसका भी पुरजोर समर्थन किया है और सभी पेंशनरों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि सरकार एवं बोर्ड प्रबंधन द्वारा 31 मार्च तक समस्त बकाया एरियर और जो देय भुगतान जारी नहीं किया जाता है तो फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में पेंशनर अपने परिवारों सभी सड़कों पर उतरेंगे और उसके लिए जो है वो फिर सरकार जिम्मेदार होगी और जो है वो निगम जिम्मेदार होगा। और बोर्ड प्रबंधन उसके खिलाफ जो निर्णय की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल में सर्पदंश को अब नोटिफाइएबल जो डिजीज है वो घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब हर सर्पदंश के मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कहीं पर भी किसी व्यक्ति को कोई जो है वो अगर कोई भी सांप काटता है, भगवान ना करे कोई काटे, अगर काट देता है तो उसकी सूचना अब जो है वो स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी हो गया है। पहाड़ों में क्या होता है कि बरसात के मौसम के साथ बढ़ते सर्पदंश मामलों पर लगाम लगाने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह जो अहम कदम है उठाया गया है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ मामलों का स्टिक डाटा तैयार होगा बल्कि दूर दराज इलाकों में एंटी जो स्नेक वेनम की जो उपलब्धता है और जो कह सकते हैं आप उपचार में जो चीज़ें होती है वो भी मजबूत की जाएगी। यानी जो अगर किसी को काट दिया मान लीजिए किसी जहरीले सांप ने तो वहाँ पर हर चीज़ जो उपलब्ध करवाई जाए। सरकार की इस पहल को जो है वो जन स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मियों को लेकर के अच्छी खबर है जी। पुलिसकर्मियों को अब प्रदेश में जितने भी कांस्टेबल्स हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों को अब 1 करोड़ का बीमा कवर मिलेगा। यूको बैंक ने आज हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए वेतन भुगतान व्यवस्था को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत प्रदेश भर के पुलिस कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और समझौता हस्ताक्षर समारोह में हिमाचल प्रदेश जो DGP है अशोक तिवारी, जो पुलिस महानिदेशक है अशोक तिवारी, वो उपस्थित रहे और इस वेतन भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का जो दुर्घटना बीमा है वो सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें विशेष बैंकिंग सुविधाएं और जो अन्य लाभ हैं वो भी दिए जाएंगे जिससे उनकी जो आर्थिक जरूरतें हैं उसको जो है सरल और जो सुरक्षित है बनाया जाएगा, जो पुलिस वालों के लिए सिर्फ। इसके अलावा जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेरोजगार युवा है, तो उनके लिए जो खबर हम बता रहे हैं आपको, एग्ज़ाम आ गए हैं आपके जो अभी पीछे कह सकते हैं भर्तियां एडवर्टाइज हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विभिन्न पदों को भरने के लिए जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। इनमें असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जितने भी स्टाफ नर्स है जो तैयारी कर रहे हैं जी, इसकी परीक्षा 20 मार्च को होगी। और जो टीचर मैथमेटिक्स की परीक्षा 26 मार्च को होगी। और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड जो टॉक्सिकोलॉजी और जो कह सकते हैं आप साइंटिफिक असिस्टेंट की जो परीक्षा है 26 तारीख को होगी, 28 तारीख को होगी, माफी चाहूँगा 23 तारीख को होगी, 28 तारीख को माफी चाहूँगा 28 तारीख को होगी। और डॉक्यूमेंट एंड जो फोटोग्राफी से संबंधित जो पदों की परीक्षा है ये 29 मार्च को होगी। इसको आप जो है वो जो राज्य चयन आयोग है उसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड हैं ये परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध होंगे। साथ ही जो रोल नंबर और जो परीक्षा केंद्र की जो सूचना है वो SMS के माध्यम से आपको फोन पर दी जाएगी। तो राज्य चयन आयोग ने आज जो हमने बताया आपको, स्टाफ नर्स हो गया और जो अन्य टीचर्स का एक टीचर वाला भी था, हमने आपको सारे बता दिए। तो आपको जो ये कह सकते हैं आपको चाहे वो एडमिट कार्ड हो या फिर कौन सा परीक्षा केंद्र है वो सारा आपको फ़ोन पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड आप जो है वो एग्जाम से थोड़ा दिन पहले जो है वो ले सकते हैं उसी पर जा करके। इसके अलावा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह पर जो AI समिट है उस मामले में जो FIR पर अब जो है दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है, जानकारी हमारे पास है। और सूचना है कि आज सुबह से ही जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में क्योंकि आपने देखा बड़ा विवाद हुआ था शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस का, और उसके बाद जो वहाँ पर ACP थे राहुल विक्रम, उनका तबादला अंडमान निकोबार किया गया। और उसके बाद हालांकि अभी भी जो है वो 20 लोगों पर FIR दर्ज हैं रोहडू के चिलगांव में, और उस पर भी पुलिस आगे काम कर रही है। और वहाँ यहाँ पर जो 3 लोग थे युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनको यहाँ से ले गए थे। लेकिन अब इसी मामले में जो हिमाचल प्रदेश जो नेता है युवा कांग्रेस के जो नेता है उनको अब उनसे पूछताछ चली हुई है दिल्ली में।
इसके अलावा ऊना जिला के तहत सतोधर में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के संजय की दुखद मौत हुई है और अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया है। संजय पिछले काफ़ी समय से जो है वो सतोधर में ही रहकर काम कर रहा था और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और सोलन के सलोगड़ा क्षेत्र में 2.5 वर्षीय मासूम की संदिग्ध मौत हत्या में बदल गई। ये बड़ी खबर है जी। अब इसमें क्या है, सौतेले बाप ने बेटे का कत्ल किया है। यह मामला बीते रविवार का है। सुबह जब मासूम के शव को दफनाने ले जाया जा रहा था तब ग्रामीणों को संदेह हुआ। उन्होंने पंचायत प्रधान को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। इस दौरान बच्चे के जो पिता राजेंद्र ने थाना सदर सोलन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 4 वर्ष पहले उनका विवाह तारा देवी से हुआ था। इसके बाद पुत्र, जो बेटे का नाम है, छोटा बच्चा प्रवीण इनका नाम था, वर्ष 2025 में तारा देवी पुत्र को लेकर घर छोड़ गई थी और बाद में राज थापा के साथ रहने लगी। राजेंद्र के अनुसार वह काम की तलाश में किन्नौर गया हुआ था। 28 फरवरी को उसने पड़ोसी महिला के फोन पर बेटे का हाल पूछा था। उसे बताया गया कि बच्चा ठीक है। शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिलती है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकों ने मौखिक रूप से बताया कि मृत्यु सामान्य नहीं लग रही है। इसके आधार पर पिता ने संदेह जताया कि राज थापा ने रंजिश के चलते गला और छाती दबाकर मासूम की हत्या की है। जांच के दौरान ही आरोपी राज थापा को अब जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मृतक का सौतेला पिता था और करीब 10-12 दिनों से पहले बच्चे की जो है वो अभिरक्षा को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस का मानना है कि इसी रंजिश के चलते 28 फरवरी को आरोपी ने प्रवीण का गला दबाकर हत्या कर दी। छोटा बच्चा था जी। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ है और कल भी प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। तो जो बड़ी खबरें हैं हमने आपको बता दी, इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। और राज्यसभा प्रत्याशी पर आज शाम तक जो है वो लिस्ट आ जाएगी और प्रत्याशी जो टेंटेटिव है वो हमने आपको बता दिए हैं। इसमें आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह और धनीराम शांडिल, ये 3 बड़े नाम हैं इन्हीं में से जो है वो किसी को जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बाकी हमने 2-3 नाम आपको और भी बताए हैं। युवा चेहरे में गोकुल बुटेल हैं और नेगी निगम भंडारी जिनके नाम पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा सुनील कुमार बिट्टू जो सीएम के रणनीतिक सलाहकार हैं और सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के नाम पर भी दिल्ली में चर्चा हुई है। अब देखना पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि धरती पुत्र को ही टिकट दिया जाएगा। पवन खेड़ा और रजनी पाटिल इनको जो है वो राज्यसभा प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। धन्यवाद।